मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप लोगों ने देखा, बहुत सारे कमेंट्स आए, स्वाभाविक है। मित्रों, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम लोग सक्षमता नहीं दिए हैं, क्या होगा, आगे भी देना नहीं चाहते हैं, क्या होगा। तो मित्रों, मैं आपको साफ स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि सक्षमता जो नहीं दिए हैं वे बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि सक्षमता देने के बाद जो शिक्षक ज्वाइन किए हैं उन पर तो तलवार लटक ही रही है। आप सक्षमता नहीं देकर अपने आप को मजबूत स्थिति में लाए हैं, मजबूत स्थिति में हैं और आप पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। आपको आने वाले समय में स्नातक ग्रेड का प्रमोशन मिलेगा, कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और प्रधानाध्यापक में जब प्रमोशन की बारी आएगी तो 50% पद आपसे भरे जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि अभी तक तो नहीं हुआ। बिल्कुल सही, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आगे होगा। देखिए, एक काल चक्र है, कभी कभी अच्छे काम भी समय पर नहीं हो पाते हैं, कई बाधाएं आती हैं। उसी बाधाओं के कारण आपका आज तक स्नातक ग्रेड में प्रमोशन नहीं हो पाया, कालबद्ध प्रोन्नति नहीं मिल पाई और प्रधानाध्यापक के पद पर अब तक आपको बहाल हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाए। खैर, मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, जो सक्षमता पास किए हैं उनका हर हाल में स्थानांतरण होना है। जो शिक्षक अभी वर्तमान समय में जितने पास किए हैं वे अपने अपने स्कूल में ज्वाइन कर लिए, लेकिन सक्षमता का मूल सिद्धांत ही है, यानी विशिष्ट शिक्षक बनने का मूल सिद्धांत है कि आपको अपने उस स्थान से जहां आप ज्वाइन नियोजित शिक्षक के रूप में थे वहां से हर हाल में आपको जाना पड़ेगा। और कहां जाना होगा वो आपको जिला आवंटित हुआ है। आपको भी मालूम है कि आपने जो जो जिला का ऑप्शन दिया था उसमें आपका जिला चयनित हुआ है। अब उस जिला में जाएंगे, फिर जिला से आपको डीओ और डीपीओ मिल करके आपको पोस्टिंग करेंगे उस जिला में। तो मित्रों, एक तो सबसे कठिन प्रोसेस यह है कि आपको हर हाल में अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आपको फायदा भी हो, क्योंकि अगर आप दूर दराज में रहे होंगे, कार्यरत होंगे, स्कूल जाते होंगे और वर्तमान समय में आपको जिला आपके मन मुताबिक मिला है, स्वाभाविक है आपको फायदा होगा। लेकिन वैसे शिक्षक जिन्होंने अप्लाई करते समय अपना चॉइस का जिला दिया और उन्हें वो जिला नहीं मिला, अगल बगल का जिला मिल गया, अब क्या होगा? उन्हें तो उस जिला में जाना पड़ेगा, परिवार से दूर जाना पड़ेगा, बच्चों से दूर जाना पड़ेगा, माता पिता से भी दूर जाना पड़ेगा। और बहुत कम शिक्षक होंगे जो अपने माता पिता, अपने परिवार को साथ लेकर वहीं चले जाएं जहां उनकी पोस्टिंग हुई है। खैर, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, किस तरह के वातावरण में रहना चाहते हैं। मित्रों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरटी एक्ट 2009 इस देश में लागू है। आप सभी को मालूम है कि एक खास बिंदु पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अगर नियम बनाती है तो केंद्र सरकार का नियम प्रभावी होता है। 254 इसका जीता जागता उदाहरण है। संविधान का अनुच्छेद 254 में स्पष्ट लिखा है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर दोनों अलग अलग ढंग से एक ही बिंदु पर, एक ही विषय पर अगर कोई कानून बनाते हैं तो उस हालत में केंद्र का कानून लागू होगा। मित्रों, बहुत लोग 10 के पहले दक्षता पास थे, 12 के बाद पात्रता परीक्षा आई। 12 के पहले जितने शिक्षक नियुक्त हुए वे दक्षता पास हुए। दक्षता इसलिए लाया गया क्योंकि सरकार की एक नियम थी कि भाई इनको एक परीक्षा ली जाए ताकि ये पता चले कि कितना काबिलियत रखते हैं। उस स्थिति में सरकार ने दक्षता परीक्षा ली। उस समय तक आरटी एक्ट लागू नहीं था, ये लागू हुआ है 2010 से। बिहार में 2012 में पात्रता परीक्षा हुई। पात्रता परीक्षा होने के बाद वो नियम लागू हो गया केंद्र का कि आपको हर हाल में सीटेट पास होइए या राज्य का टेट परीक्षा पास कीजिए।
तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि 2012 के बाद बिहार में जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं सब के सब या तो टेट पास हैं या स्टेट पास हैं। राज्य सरकार द्वारा जो परीक्षा ली गई पात्रता परीक्षा वो पास है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप 10 आरटी एक्ट 2010 नियमावली के तहत साफ साफ लिखा है कि आप तभी शिक्षक बनेंगे जब आप सीटेट या राज्य सरकार द्वारा टेट परीक्षा पास होंगे। लेकिन जब सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म भराया गया उस समय ये नियम शिथिल कर दिया गया। जो दक्षता पास थे वो भी भर दिए, जो पात्रता थे वो भी भर दिए। अब सवाल ये उठता है कि इस पर अब लोग कानूनी दांव पेच खेलना शुरू कर दिए। हमारे मित्र प्रमोद कुमार यादव भी इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में केस कर दिए कि भाई जो आदमी पात्रता परीक्षा पास नहीं है, सीटेट पास नहीं है, वो कैसे राज्यकर्मी बन सकता है? वो तो बन ही नहीं सकता। और कैसे आप उनको बहाल कर दिए? कल भी मैंने आपको बताया था बहुत सारे शिक्षक जो 1 से 5 के कैंडिडेट थे स्कूलों में वो चयनित हुए थे, लेकिन वो 6 से 8 का परीक्षा पास कर गए और ज्वाइन भी करने गए। तो पता चला कि नहीं, सरकार ने कहा कि नहीं आप उनको 1 से 5 में बहाल करो। जो 6 से 8 के थे वो 1 से 5 में पास कर गए। माने विचित्र स्थिति थी। जो जहां मौका मिला वहां फार्म भर दिया और पास कर गया। खैर ये सरकार के स्तर से संशोधित कर करके जो जिस स्कूल माने जिस वर्ग के लायक थे पहले से नियोजित शिक्षक के रूप में, उसी में उनको ज्वाइन करा लिया गया। सरकार ने अपने स्तर से बहुत पहल की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मामला कानूनी दांव पेच का हो तो वहां तो कुछ नहीं चलने वाला। ये माननीय उच्च न्यायालय में संज्ञान में आ चुका है, क्योंकि प्रमोद कुमार यादव जी ने केस कर चुके हैं और इस केस की बहुत जल्द सुनवाई होगी। जब सुनवाई होगी तब परत दर परत खुलेंगे। राज्य सरकार क्यों इतनी बेचैनी में थी कि सक्षमता 1 सक्षमता 2 तो तुरंत ले ली, सक्षमता 3 का फॉर्म भरा गया जो अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, और 4 और 5 का भी डेट निकल चुका है फॉर्म भरने का। परीक्षा कब होगी इसके बारे में नहीं है। कुछ लोग का तो कहना है कि सक्षमता 3 भी अगर परीक्षा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। मित्रों, आखिर क्या कारण है कि सक्षमता 3 का अभी तक फॉर्म भरे हुए महीनों हो गए, लेकिन अभी तक अभी तक परीक्षा नहीं ली जा रही है? कुछ तो बात है, कुछ तो दम है। क्योंकि सरकार के नजर में भी ये मामला है कि माननीय उच्च न्यायालय में केस कर दिया गया है और फैसला क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए प्यारे मित्रों, जो नियोजित शिक्षक हैं वे धैर्य बना के रखें। वो बनाए हुए भी हैं और वो धैर्य और बना के रखें, क्योंकि उनके जाल में नहीं फंसना है। जाल में फंसेंगे आपकी भी स्थिति वही हो जाएगी। आप बच के रहें, सावधान रहें, लोगों से राय भी लेते रहें और अपने बुद्धि और विवेक से, अपने स्वयं के निर्णय से आप निर्णय लें। किसी के बहकावे में न आए। विशिष्ट बनना है नहीं बनना है ये आपके हाथ में है। नौकरी 60 साल तक आपको करनी है। देखिए, ये मैंने पूर्व में भी कहा था कि सक्षमता वाले जो पास कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, उनका स्थानांतरण तय है और वेतन संरक्षण कितना मिला वो अभी तक दिखाई दे नहीं रहा है। अभी तक वही वेतन मिल रहा है। वर्तमान समय में तो वेतन बहुत लोग को मिला भी नहीं है। तो वेतन भी एक समस्या हो गई है जो सबके लिए है, केवल नियोजित के लिए नहीं है, सबके लिए है। लेकिन विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं वे एक तरह से बाजार में ये बात फैला रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का वेतन रुक गया, आने वाले समय में उन्हें वेतन नहीं मिलेगा और उन्हें परीक्षा देना पड़ेगा। क्योंकि वो जानते हैं कि जो लड़ाकू, जो बहादुर, जो शेर दिल आदमी थे वो आज भी नियोजित शिक्षक ही बने हुए हैं। वे उन लोगों के पाले में यानी विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं और उन लोगों की इच्छा है कि अगर ये लोग भी मेरे पाले में आ जाएं तो हमारी स्थिति मजबूत हो जाएगी। क्योंकि ये लड़ाकू किस्म के आदमी हैं, ये 56 इंच सीना वाले लोग हैं, ये निश्चित तौर पर लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे।
तो इसीलिए वे लोग तरह तरह से अफवाह फैला करके किसी भी तरह से चाहते हैं कि सारे नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएं। अब विशिष्ट शिक्षक बनना न बनना वैसे तो नियोजित शिक्षकों का भी विशेषाधिकार है, लेकिन हम लोग एक ही बात कहेंगे कि अपना नफा नुकसान देख लें, स्थिति देख लें, ट्रांसफर पोस्टिंग की स्थिति भी समझ लें, क्योंकि आज ना कल, कल ना परसों तो आपका ट्रांसफर होना तय है। उस स्थिति में आपके साथ क्या होगा, कैसे रहेंगे, कैसे परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, ये सब कुछ को नजर में रखें। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार जरूर सोचे जरूर कि विशिष्ट शिक्षक क्यों नहीं बनना है, नहीं बनना है, कभी नहीं बनना है, ये याद रखें, क्योंकि बनने के बाद आप उनके चंगुल में फंसेंगे और आपका स्थानांतरण यदा कदा किसी जगह पर ये लोग कर देंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।